नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी नून तेल। तो आइए सुनते हैं कहानी। हमारे मोहल्ले वाले दूसरे जन कुंती को उसके इसी नाम से जानते हैं, मगर वहां रहने वाली हम लड़कियां उसे एक एक करके 3 नाम तो दिए ही दिए रहीं। नून तेल, लिली ओ ग्रेडी और इच इच। नून तेल इसलिए क्योंकि अपने स्कूल के घंटों के बाद वह हमारे साथ खाने खेलने की बजाय संतान विहीन अपने ताऊ के साथ अपने किराने के आटे दाल और नून तेल तौलने और बेचने में लग जाया करती, अपनी उम्र के 8वें ही वर्ष से। जिस वर्ष उसके पिता अभिनेता बनने के चक्कर में उसे, उसकी माँ और 2 छोटी बहनों को पुश्तैनी अपनी परचूनी के सहारे छोड़कर मुंबई चल दिए थे। लिली ओ ग्रेडी नाम उसे हमारे साथ कॉलेज पहुंचने पर मिला था, जब वह मोहल्ले के सुनार के बेटे अशोक के साथ भाग निकली थी। डैम एडिथ सिटवेल की कविता पॉपुलर सॉन्ग की 2 पंक्तियों एवं कुंती ही के सौंदर्य के आधार पर। लिली ओ ग्रेडी, सिली एंड शेडी, लॉन्गिंग टू बी अ लेजी लेडी। श्रेणीकरण में कंवल, बेअक्ल और बदनाम, लालसा रखती बन जाने की आलसी कोई उच्च कुलवधू। और इच इच हम उसे तब पुकारने लगे थे जब लौट आने के बाद उसके हाथ पैर खुजली वाले ददोरों से पुनः 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 उभरने लगे थे। लौटकर उसने बताया था वह मुंबई गई थी अपने पिता का पता खोजने के लोभ में। इसी चक्कर में अशोक भी लापता हो गया था और पिता भी उसे कहीं मिले नहीं थे। इस बार उसके नाम इच इच की बुनियाद मेरी अटकलबाजी रही थी। यहाँ यह बता दूं कि इस बीच सपाटे के साथ जहाँ हम में से कुछ लड़कियां गृहस्थी जमाने में लग गई थीं और कुछ नौकरी में, मैंने स्थानीय मेडिकल कॉलेज में दाखिला पा लिया था और अपनी पढ़ाई जारी रखी थी। कुंती की चमड़ी में जब मैंने वे ददोरे देखे थे तो मैंने यही सोचा था कि वह ग्रेन इच था, जिसके अंतर्गत पुराने पिसान या गुड़ आदि में पड़ चुकी कुटकी से बारंबार डसे जाने के कारण शरीर पर ये ददोरे आन प्रकट होते हैं, खुजली के साथ। मगर उनका भेद खोला स्वयं कुंती ने, जब एक दिन मेरी मोपेड रोककर उसने मुझ पर अपनी चिंता प्रकट की। मेरी खाल के ददोरे लगातार बढ़ रहे हैं, खास तौर पर मेरे हाथों और पैरों पर। मेरा गला भी लगातार सूज रहा है, सिर भी बुरी तरह दुखता रहता है और शरीर का एक एक जोड़ भी। ऐसी थकान मेरे अंदर आन बैठी है कि अब तो उठते बैठते ही नहीं बन रहा। अपनी पढ़ाई के उस तीसरे साल तक पहुंचते पहुंचते मैं अपने मोहल्ले के लगभग सभी बीमार लोगों के इलाज का बीड़ा उठाने लगी थी। छोटी मोटी बीमारी तो मैं सैंपल में आई दवाइयों ही से भगा दिया करती, और यदि बीमारी क्रॉनिक चिरकालीन प्रकृति की होती तो उसका इलाज मैं अपने मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से कहकर मुफ्त करवा देती। मेरे साथ चर्म रोग विभाग में तुम कभी भी चल सकती हो। उसे अपने कॉलेज ले जाने में मैंने कोई बाधा उपस्थित नहीं की। डॉक्टर सूरत दास हमारे चर्म रोग विभाग के अध्यक्ष थे। कुंती के ददोरे देखते ही वे बोल उठे, ये त्वचीय फोड़े हानिकर नहीं, इन उपदंश के सीरम संबंधी परीक्षण कराने होंगे। जांच के दौरान कुंती के ब्लड सीरम में सिम्फिलिस रीगिन के साथ ट्रेपोनिमल एंटीबॉडीज पाई गई है, सुग्राहित एवं सुस्पष्ट। और ददोरों से रिस रहे पदार्थों में स्पाइरोकेट बैक्टीरिया पाए गए, सक्रिय एवं घातक। सिफिलिस के किसी रोगी से आपके यौन संबंध ने आपको ये संकर दिए हैं। इनके शुरू होते ही आपको हमारे पास आ जाना चाहिए था। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर सूरत दास गंभीर हो गए। कुंती रोने लगी, मगर घबराइए नहीं, डॉक्टर सूरत दास ने उसको ढाढ़स बंधाया। हमारे पास समय अभी भी बचा है। इसका यह द्वितीय चरण ही तो है, और यह तो एक तरह से सौभाग्य की बात है जो अब हम इसे इसके तीसरे चरण तक नहीं पहुंचने देंगे। उस चरण में तो फालिज का, जरा का, पागलपन का, हृदय रोग का
और किस किस बला का सामना न करना पड़ता। 3 वर्ष पूर्व कुंती ने अशोक के साथ भागकर यदि अपने अविवेक एवं दुस्साहस का परिचय दिया था, तो अब अपने जीवट एवं व्यवहारिक बुद्धि का दृष्टांत दिया। जीवट ने उसे किसी के सामने दीन नहीं बनने दिया और व्यवहारिक बुद्धि ने असंगत अपनी स्थिति मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे के संग उसे बांटने से रोक लिया। परिणाम आपाती उस समय के दौरान वह डॉक्टर सूरत दास की कृपा पात्र तो बनी ही रही, मोहल्ले वालों ने भी उसके प्रति रुखाई नहीं दिखाई। उस पर समानांतर चल रहे एंटीबायोटिक्स लिए उसके उपचार अंततः उसे उसकी व्याधि के पार उतार लाए। पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ग्रहण करने पर कुंती ने अपनी परचूनी में नई जुगत सन्निविष्ट की। उधर के उन कठिन वर्षों में कुंती के संग उसकी परचूनी भी लगातार कुम्हलाती रही थी। ताऊ में शुरू ही से उत्साह और फुर्ती की कमी रही थी। मजली ने अपनी बीए के बाद स्वयं को क्लर्की में व्यस्त कर रखा था और छोटी वैसे ही दुकान पर बैठने से भय खाती थी। सच पूछें तो वह परचूनी उस समय केवल अपने अचार और मसालों ही के बल पर सांस लेती रही थी। दुकान के ऊपर बने उनके मकान के अंदर से जो कुंती की माँ और ताई अपने हाथों तैयार किया करती। बिरले वे अचार क्या थे, मानो परिरक्षित सब्जियां। बहुधा परिवार तो उनके बिना भोजन को संपूरित ही न मानते और कुछ परिवार तो ऐसे थे जो उनसे सब्जी ही का काम ले लिया करते। सभी कहते, हींग और तेल का मसालों के साथ ऐसा मेल तो हमसे मिला ही नहीं मिलता। इसी प्रकार विभिन्न व्यंजनों के लिए विशिष्ट मसालों के उनके पैकेट मोहल्ले के घर घर में प्रयोग किए जाते थे। सभी जानते थे कि वे कितनी मेहनत तथा ईमानदारी के साथ चीजें साफ करने के बाद स्वयं उन्हें अपने हाथों से सान पर पीसती थीं। जावित्री और जायफल क्या, अजवाइन और सफेद स्याह जीरे क्या, अनारदाना और पीपली क्या, सौंफ और कलौंजी क्या, मेथी बीज और अमचूर क्या। माँ और ताई के ये अचार अब कुंती उनके पुराने खुले मर्तबानों से निकालकर नई छोटी मोहरबंद बोतलों में ले आई, नून तेल के नाम से, अंकित मूल्य के साथ खुले बाजार में। उसने जैसे ही उन्हें मोहल्ले के बाहर दूसरे किरानों पर पहुंचाना शुरू किया, उनकी मांग तेजी से बढ़ ली और देखते देखते नून तेल एक लोकप्रिय ब्रांड बन गया, जिसका कुंती ने भरपूर लाभ उठाया। अपना लक्ष्य क्षेत्र और विस्तृत कर लिया। अंशों के भेद दिखलाने हेतु उन्हें चिन्हित कर परचूनी के मसालों की छपे हुए पैकेटों में भराई शुरू कर दी और उन पैकेटों के ऊपर भी छाप वही रखी, नून तेल। हमारे शहर के लिए कुंती की यह व्यवहारिक युक्ति भी सामरिक महत्व वाली सिद्ध हुई। जब राजमा, दाल मखनी, करेला, बैगन, शाही पनीर, छोला सांभर और पाव भाजी आदि के अलग अलग मसाले उपभोक्ताओं की निगाह में उतरे, तो फिर वे निगाह में चढ़ने भी लगे तेजी से। और सन 95 के आते आते कुंती की क्रेडिट वर्दीनेस, ऋण लेने की योग्यता और आर्थिक क्षमता उसकी परचूनी को शहर के सबसे बड़े व्यावसायिक केंद्र की महाकाय एक दुकान में खिसका लाई। उस दुकान का नाम भी कुंती ने वही रखा, नून तेल। इस नई दुकान की शेल्फों पर उसने उन उत्पादनों को भी स्थान दिया जो विदेशों से इधर भेजे जा रहे थे, प्रतिस्पर्धी श्रेष्ठता पाने हेतु। आगामी वर्ष नई उपभोज्य वस्तुएं लेते आए। खाद्य सामग्री में भांति भांति के पनीर, धान्य और दलिए। प्रसाधन सामग्री में तरह तरह के साबुन, होठों, गालों और बालों के लिए नए आभाभेद, शैम्पू, क्रीम इत्यादि। और गिनती में लगातार गुणा हो रहे कुंती के ग्राहक गण वही सब चाहने लगे, वही सब मांगने लगे। उनके संग अपनी पारस्परिकता बनाए रखने हेतु कुंती का केंद्र भी वही और मंगाने लगा और बेचने लगा। विदेशी आयातित वस्तुओं के अग्रदूत के रूप में आज कुंती के नून तेल को ही जाना पहचाना जाता है। उसके ताऊ अब रहे नहीं। अशोक और उसके पिता आज भी लापता हैं। दोनों बहनें अपनी अपनी गृहस्थी में निमग्न हैं और 47 वर्ष की अपनी इस आयु में
पति विषयक अपनी स्थिति वह यथापूर्व बनाए हुए है। आज भी अविवाहिता है। अपनी माँ और ताई के साथ शहर के नए आवासीय क्षेत्र के एक फ्लैट में रहती है। वे दोनों अचार और मसाले अब नहीं बनाती हैं और ना ही बनवाती हैं। कारण कुंती की दुकान में अब वे अपना स्थान खो चुके हैं। बल्कि एक साक्षात्कार में उससे प्रश्नकर्ता ने पूछा भी, वही अचार जिनके बूते पर आपकी व्यापारिक सफलता का सूत्रपात हुआ, वही अब आप रखती भी नहीं, क्यों? क्योंकि तेल से सने उन अचारों के दिन अब लद गए। यह जमाना हेल्थ फूड्स का जमाना है। आजकल लोग अपनी सब्जियों को तेल में उछालते बने, छौंकते तलते तक नहीं। और तेल भी कैसा, विदेश से आयातित। और सब्जियां भी वे जो विदेशी बीजों से विशुद्ध देशी खाद में उगाई गई हों। ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, जैविक सब्जियां। कुंती हंस दी थी, किंतु यह पूछने पर कि दुकान का नाम भी वह उसके नए स्वभाव के अनुरूप अब बदल क्यों नहीं देती। कुंती विनोदी हो उठी थी। इसका नाम मैं कभी नहीं बदलने वाली। मेरे स्कूल के दिनों में मेरी मोहल्ले वालियां मुझे इसी नाम से पुकारा करती थीं, नून तेल। मैं नहीं जानती हमारे दिए हुए अपने दूसरे 2 नामों से कुंती परिचित है भी या नहीं, मगर इतना जरूर जानती हूं, आज वे दोनों उस पर ठीक नहीं बैठेंगे। आज की कुंती लिलियो ग्रेडी और इच्च इच्च की अपनी उन पुरानी छवियों को बहुत पीछे छोड़ आई है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।